उसने पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया के साथ रखा है और भारत को साउथ ईस्ट एशिया के साथ। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो भी अब मानने लगे हैं कि अब भारत और पाकिस्तान को एक साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता। जहां तक वहां पे लोगों के जो उत्साह की बात है, जैसे अभी आपने कहा कि जब गत वर्ष राजनाथ जी गए थे और उनसे वहां कुछ पत्रकारों ने पूछा था वीजा के बारे में, तो उन्होंने यही कहा था कि प्रधानमंत्री बन के ही आएंगे। तो आज वो दिन चरितार्थ होता दिख रहा है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में गए हुए हैं और वो वीजा जैसे प्रश्न अप्रासंगिक हो गए। हां, ये बात मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं कि मोदी जी ने कभी कोई वीजा के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। वो किसी एक प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्न के उत्तर में किसी सेनेटर ने ये बोला था। फिर भी जो भी परिस्थिति थी, आज वो सारी परिस्थितियों पर पूर्ण विराम रखते हुए एक नए भारत का नए स्वरूप में नए स्वाभिमान के साथ उठता हुआ चेहरा हमें दिखाई पड़ रहा है। और इसमें एक बात और अंत में कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी हिंदी में भाषण देने जा रहे हैं। वो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे अटल जी के बाद। मगर ये उससे भी बड़ी बात यह है कि अटल जी हिंदी भाषी क्षेत्र के थे और मोदी जी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के होकर हिंदी में भाषण देने जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्वाभिमान और राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एकात्मता, दोनों का यह प्रतीक वो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर दिखा देंगे। भीम अफजल साहब, प्राइम मिनिस्टर का न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर उतरना और कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? मेरी प्रतिक्रिया ये है जी कि अगर वो कॉन्फिडेंस ना दिखाते तो शायद ये चर्चा का मौजू हो सकता था। कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर पहले भी है और दिखाना भी चाहिए था। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी आज अपने दिल में ये फख्र भी महसूस कर रहे थे कि वो सरजमीन जहां उन्हें वीज़ा देने के लिए मना किया गया था, आज वहां वो प्रधानमंत्री बनकर के वहां की सरजमीन को छू रहे हैं। तो जाहिर है इस चीज़ से आदमी को कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो वो शो कर रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये हम समझते हैं भारत का कॉन्फिडेंस है। इसको हमें इस रूप में देखना चाहिए कि भारत एक बड़ा मुल्क है। आज मैं सुबह से बहुत सारे चैनल्स पर हूँ और एक बात बहुत गौर से सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो पूरा दौरा है उस पर पाकिस्तान आज कुछ हावी दिखाई दे रहा है, इन दी सेंस कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा उसकी फिक्र लग गई है जो होनी नहीं चाहिए थी। मेरा ये मानना है नवाज शरीफ जब तकरीर करेंगे वो एज़ यूजुअल, जो हमारे कई पैनलिस्ट ने उसकी तरफ इशारा किया, पाकिस्तान की आदत है, जबकि ये बात तय है कि पूरी जो दुनिया है, पूरी बरादरी जो है देशों की, वो ये मानती है कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपसी मसला है और आपस से ही हल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हर बार यूनाइटेड नेशंस में इस सवाल को उठाता है और हम उसका एक क्लैरिफिकेशन वहाँ दे देते हैं। मेरा ये मानना है कि इस पर जितनी कम गुफ्तगू की जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और करारा जवाब होगा। ज़रूरत से ज़्यादा जो हम इसका जिक्र कर रहे हैं तो इसको ऐसा लगता है कि शायद हमारी तरफ से कुछ ज़्यादा फिक्र है। मैं समझता हूँ हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भारत एक बड़ा देश है। आज पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देकर के बात करना कि वो कब तकरीर करेंगे, तकरीर के बाद प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे, मैं समझता हूँ कि मुझे ये बात कहते हुए फख्र होता है कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो दुनिया के माने हुए मंझे हुए विदेश मंत्रालयों में से एक है, जिसके अंदर बहुत कम लोग काम करते हैं, लेकिन दुनिया के 193 देशों को वो डील करने का काम करते हैं। मैंने खुद उस विदेश मंत्रालय में काम किया। मैं चूंकि पॉलिटिकल आदमी हूँ और मैं पॉलिटिकल अपॉइंटी था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारी विदेश मंत्रालय जो है वो इतना एफिशिएंट है कि किसी भी लीडर को सही गाइडलाइंस देने में मदद करता है और फिर लीडरशिप का अपना एक रोल होता है, उसका अपना इनिशिएटिव होता है। वो मुझे लगता है मैं उसके लिए पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। एस.डी. मुनी साहब, नहीं, ये ठीक कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हैं मोदी जी, और जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा उनको पाकिस्तान पे जिक्र नहीं करना चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक अपना तजुर्बा बताता हूँ
जो गुजराल साहब ने मुझे कहा कि कश्मीर पे पाकिस्तान क्यों बार बार बोलता है, उन्होंने कहा कि जब मालदीव्स में थे और ये उनकी 1-to-1 गुफ्तगू हुई थी, नहीं है गुजराल साहब, इसलिए मैं इजाज़त लेके कह देता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने उनसे ये कहा और पंजाबी में कहा, बताता हूँ मैं, सानू पता है कि तुसी कश्मीर सानू दे नहीं सकते, तो सानू ये भी पता है कि असी कश्मीर ले नहीं सकते, तो गल करन च के एतराज़ है, तो बात करने में क्या बात करने में क्या, तो जो वो कश्मीर के यूनाइटेड नेशंस में बोलेंगे वो बात ही बात है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। ये उनकी मजबूरी है कि वो बोलेंगे, उनकी व्यक्तिगत मजबूरी नहीं है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि वो बोलेंगे। हर प्रधानमंत्री बोलेगा वहाँ का, जब तक ये मसला हट नहीं जाता, क्योंकि उसको वापस इस्लामाबाद जाना है, इसलिए उसको बहुत सीरियसली हमको लेना नहीं चाहिए। जहाँ तक कश्मीर का प्रश्न है और पाकिस्तान के बोलने का प्रश्न है, जहाँ तक हिंदुस्तान का मोदी जी का वक्तव्य का प्रश्न है, मैं समझता हूँ भारत की नई विदेशी नीति को वहाँ पर उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। ये सब दूसरे मसले नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का फोरम ये होता है कि आप अपने व्यक्तित्व को उभार कर वहाँ सबके सामने पेश करें, तो और देश आपके क्या छवि अपने मन में रखते हैं, ये मुद्दा होना चाहिए। ये नहीं अब पाकिस्तान ने कुछ कर दिया है, चीन ने बॉर्डर पे कुछ कर दिया, ये तो होते ही रहेंगे। नहीं, लेकिन ये सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर जिस बात का जिक्र एस डी मुनी साहब ने कहा कि आप कश्मीर दे नहीं सकते, हम ले नहीं सकते, लेकिन बात करने में क्या हर्ज है, तो फिर अगर एक स्ट्रेटजिकली चीज़ों को समझें तो क्यों बीजेपी के भीतर से बार बार इस बात का जिक्र होते रहा कि आप पीओके में चले जाइए, वहाँ पर हमला कीजिए, अखंड भारत का सपना जगाया गया, और बहुत ही एग्रेसिव टोन में कम से कम बार बार बीजेपी नज़र अक्सर आती रही। देखिए, पाकिस्तान और चीन के साथ जो जमीन है उसको लेने के बारे में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, जहां तक मुझे याद है चाइना के लिए तो बाकायदा नेहरू जी की सरकार का रेजोल्यूशन है। तो उन हिस्सों को भारत में लेने के विषय में सैद्धांतिक रूप में सही, आज व्यवहारिक स्थिति क्या है वो एक अलग विषय है। सैद्धांतिक रूप से तो यह विषय भारतीय राज्य व्यवस्था का रहा है, इंडियन स्टेट का रहा है, यहां पर कोई दलगत विषय इसमें नहीं रहा है। फिर भी यदि हम ये बात मानते भी हैं तो एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी पिछली बार जनवरी 2004, वही एक ऐसा मौका था जब जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान की जनरल असेंबली में यह बात बोली थी कि कश्मीर के अलावा भी अन्य मुद्दों पर बात की जा सकती है। इससे पहले और बाद में हमेशा पाकिस्तान के शासकों ने यह कहा कि बात सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कश्मीर पर ही होगी। वो एक कूटनीतिक सफलता हमने प्राप्त की थी और उसी समय हमने पहली बार पाकिस्तान और भारत के संबंधों के इतिहास में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जनरल मुशर्रफ ने यह वचन दिया था लाहौर डिक्लेरेशन में कि वो पाकिस्तान की सरजमी का प्रयोग भारत के विरुद्ध आतंकवाद या दहशतगर्दी में नहीं करने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके भी दिखाया है। ऐसा नहीं कि कोई हम केवल हवाई बात करते हैं। एक उदाहरण के साथ बोलना चाहूंगा, हमारी सरकार पिछली बार आई थी, हमने पोखरण विस्फोट किया था। सन 66 में जनसंघ ने अपने रेजोल्यूशन में कहा था कि कभी हमारी सत्ता आई तो हम परमाणु विस्फोट करेंगे। 32 साल बाद सत्ता आई और हमने 2 महीने के अंदर करके दिखाया। इसलिए हमारा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो परंपरा है, नरेंद्र मोदी जी उसी परंपरा के अनुसार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक वाक्य में कहूंगा कि आज वो जिस आत्मविश्वास के साथ और जिस शिद्दत के साथ अमेरिका की धरती पर उतरे हैं, उसे मुझे वही एक पंक्ति याद आती है कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। अब बढ़ेंगे हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से जब करेगा विश्व भी हमको नमन उस पार से। कपिल काक साहब, क्या ये प्राइम मिनिस्टर्स की अमेरिकी विजिट को लेकर एक पारंपरिक एक के बाद एक के तौर पर देखा जाएगा या आपको लग रहा है नहीं, जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी जी ने कर दिया? नहीं, ये सुने नहीं मैं, क्या कहे क्या ये उनका कहना है एक बहुत ही हिस्टोरिक एस्पेक्ट में कम से कम नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त में नए हिंदुस्तान की रचना करने जा रहे हैं। नहीं, इसमें शक नहीं है। देखिए, आप अभी कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, डिसाइसिवनेस की बात कर रहे हैं। उनका शरीर क्या भाषा बोल रहा है जब वो सीढ़ियों से उतर रहे हैं, वही शरीर वही भाषा जब वो ओबामा से मिलेंगे, इतने लोगों से मिलेंगे अमेरिका में। पहली बात है कि मैं इतनी बहुमत लेके पहली बार एक
ना कोएलिशन होने के पूरी बहुमत से भारत का एक प्रधानमंत्री यहाँ आया हूँ। डिसाइसिव प्रधानमंत्री हूँ। जो हमारा नज़दीकी पड़ोस है उस पर हमें सबसे जो महत्व बात यह है वो सुरक्षा की है। जो विकसित देश हों, जो चीन हो या जापान हो या अमेरिका हो, इनके लिए हमें आर्थिक अर्थव्यवस्था का एक फोकस है। ये मैसेज आएगा। दूसरा कि देखिए, मैं जापान हो आया हूँ, नेपाल हो आया हूँ, अपनी नज़दीकी पड़ोस के। उसके बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसके बाद आया हूँ। ये चौथा देश है सारे विश्व में, उस देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो अगर जो आप कहते हैं भाषा जो शरीर बोलता है, वो ये कॉम्पोजिट मिक्स है कि मैंने इतने महीनों में ये कर दिखाया है। मगर एक चीज़ हमें सोच समझ के बात करनी है, जितने प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका के दौरे किए हैं, ये वैसे ही दौरा रहेगा। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशनल दौरा नहीं है। ये हम इस बात का देखिए जिक्र इसलिए हमने ट्रांजैक्शनल है। उनके पास जो मुद्दे हैं वो आगे ये जो कॉन्फिडेंस लेवल की बात है, मल्होत्रा जी हम आपसे जानना चाहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमने गुजरात में चीन के राष्ट्रपति के सामने नरेंद्र मोदी को देखा था। उस समय लग रहा था सब कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। वो बहुत ही खामोशी से हर चीज़ कर रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद जो कुछ हुआ, सीमा पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो कुछ हो रहा था, वो एक बड़ा मुद्दा इस देश के भीतर बनते चला गया। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? देखिए, उन्होंने बात की थी उस वक्त, बिल्कुल की थी, उसी वक्त बिल्कुल की थी, बिल्कुल की थी, और उन्होंने जवाब भी दिया था, उन्होंने जवाब भी दिया था। लेकिन उसका रिफ्लेक्शंस क्यों नहीं नजर आए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे? सवाल हम खाली ये जानना चाह रहे हैं। क्योंकि पिछली बार के मुद्दे में आपको याद होगा ये डिस्कशन हुआ था। मैंने मुद्दा उठाया था कि कुछ थल सेना और शी जिनपिंग में कुछ मतभेद है, कुछ तनाव है। आप जानते हैं दो जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं, एक के पीएलए को बड़ा डिसिप्लिन फोर्स होना चाहिए, और उससे पहले युद्ध का सवाल उठाया है। उस पर पीएलए की एक सिग्निफिकेंस, लॉयल्टी टू द पार्टी। एब्सोल्युटली। तो ये देखिए दिखा रहा है, तो उस किसी ने नहीं माना। नहीं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इसकी जानकारी नहीं थी कि कम्युनिस्ट पार्टी पर वहाँ और सेना के बीच में क्या चल रहा है? इसकी जानकारी रही होगी, जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ का तनाव था, जानकारी होगी? नहीं, मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है, शायद शीलकांत जी कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि विदेश मंत्रालय से कोई ऐसे संकेत गया है कि ये कुछ तनाव है। संकेत हमेशा कहते रहे हैं कि शिल्पिंग एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर है और वो पार्टी को पूरे पीएलए के पूरे कंट्रोल में, और वो हकीकत नहीं है। द्विपक्षीय बातचीत हो रही है तो हमें उल्टे उनके कोर्ट में जाके वो क्या समझ रहे हैं उसको अपने आप ढाल के कहेंगे तो आपका खुद का पक्ष जो है वो कमज़ोर होगा। तो चाहे वो पीएलए में और चाइना में जो पार्टी है उसके बीच में भले जो कुछ मतभेद हों वो जाने। जहाँ तक हमारी बात है, वो मोदी जी ने साफ साफ कहा कि सीमा पे यदि ऐसा होगा तो हमारे दो राष्ट्रों के बीच में संबंध जो हैं उनमें नहीं, हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अगर यूनाइटेड नेशन में कुछ कहता है, जैसे इन्होंने कहा कि जवाब नहीं देना चाहिए, एक राय बन रही है, क्यों जवाब दें हम? ये भी एक कॉन्फिडेंस होता है, हम आपका जवाब नहीं देंगे, हम देख लेंगे। नहीं, उसमें ये बात है कि आप देखिए मोदी जी कहाँ हैं और नवाज शरीफ कहाँ हैं। वो आज कह के चले जाएंगे, कल उनका क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। पाकिस्तान पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ केस आ रहा है। जिनकी आंतरिक स्थिति इतनी पतली है, उनके बात का वजन कितना हुआ। और दूसरी तरफ जैसा कि इन्होंने कहा, मोदी जी पहुँचे हैं, भारत इस समय उस स्थिति में है कि वो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने आज स्टेबल घोषित किया है, इकोनॉमी का एक नया दर्जा पहुंच गया है, मार्स ऑर्बिटर की क्षमता है। फिर वो जो तो पिछले 3 महीनों में मोदी जी जिस रूप में भारत में उभरे हैं और जिस भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए, जरा सा 3 तस्वीरों को दर्शकों को चूंकि दिखला रहे हैं, 3 तस्वीरों के बारे में बता दें। एक तरफ दिल्ली की रवानगी के समय देख सकते हैं, रात जब फ्रैंकफर्ट में जब रुके थे वहाँ पर उतरते हुए, और तीसरी तस्वीर जब न्यूयॉर्क पहुँचे हैं। एक एक कदम धीरे धीरे करके उतरे, लेकिन जाते समय देखिए जिस रवानगी और जिस तेज़ी से चढ़े थे हवाई जहाज पे, और पूरा मुड़े भी नहीं, आधा मुड़े, हाथ हिलाया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ये देखिए आधा मुड़े और हाथ मिलाया और फिर तुरंत वो अंदर चल दिए। ये एक हिस्सा था दिल्ली से रवानगी के समय। दूसरा हिस्सा नज़र आ रहा है जो अमेरिका पहुँचे हैं, न्यूयॉर्क पहुँचे हैं। इसमें देखिए बाकायदा एक एक पग उन्होंने, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर एक एक सीढ़ी से धीरे धीरे उतरते हुए नीचे उतरना। ये मैसेज जिस भी रूप में लिया जाए, लेकिन चूंकि दुनिया की नज़र है
प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, क्योंकि पहली बार इस देश ने बहुमत और जनादेश ऐसा दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि वो डिसीजन ले सकता है। इससे पहले के प्राइम मिनिस्टर्स में अक्सर प्रॉब्लम होता था, यहाँ तक कि जिस वक्त कहा जाता है आगरा समिट हो रही थी तब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और उस समय डिप्टी पीएम तो नहीं हुए थे अडवाणी जी, लेकिन होम मिनिस्टर थे, उस समय गड़बड़ी हुई थी और कहा गया था फिर रात में जहाज़ पकड़ के किस रूप में जाना पड़ा, ये सबके सामने। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्थिति जो है वो किसी भी इससे पहले के तकरीबन कह सकते हैं राजीव गांधी के बाद का हम जिक्र कर सकते हैं कि कहीं ज़्यादा मजबूत है। मेरे से दो तीन सवाल रिएक्शन के बाद, हाँ 2-3 सवाल पूछे, उनका जवाब दीजिए। आपने पहले कॉन्फिडेंस लेवल की बात की, जो आप कॉन्फिडेंस के तरीके भी अलग अलग होते हैं जी। देखिए 2 चीज़ें हैं और वो दोनों आपको साफ साफ नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से। एक होता है पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट कि साहब ये मुद्दा है, इसकी ये पार है, इसलिए मैं कश्मीर उठाऊंगा। दूसरा है द आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर। मोदी साहब पावर से जा रहे हैं उधर, तो वही एक आर्ग्यूमेंट काफ़ी है बाकी सब आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करने के लिए, और ये उनकी भाषा में चाल ढाल में नज़र आ रहा है, जिसका आप जिक्र भी कर जी। दूसरा, आपने चीन के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा कि जब चाइनीज़ प्रीमियर इधर थे, प्रेसिडेंट थे इधर, तब दिप्सांग और चुमार की जो बातें हुई उस वक्त क्यों हुई और वाई डिडंट वी, हमने उसको एंटिसिपेट क्यों नहीं किया और उसको जवाब अलग तरीके से क्यों नहीं दिया। चुमार में पहली दफ़े नहीं हो रहा, दिप्सांग पिछले, अब हालत ये है कि हम चाइना क्या कर रहा है वो तो देखते हैं, पर भारत क्या उधर कर रहा है उसके बारे में हम ख्याल नहीं रखते, और इस वजह से आपको वो रिस्पांस थोड़ा म्यूटेड रहा, एक्सेप्ट फॉर ए डिप्लोमेटिक रिस्पांस कि साहब इस सिस्टम से आप करेंगे तो हमारी जो टॉक है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। हम भी उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम भी उधर रोड्स बना रहे हैं जहाँ पहले नहीं थे, हम लोग बैठे हुए हैं उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करके। आपको अब ख्याल आया कि अगर आपने उधर रहना है देन आपको उधर कुछ करना भी पड़ेगा, तो उसका एक रिएक्शन आएगा चाइना की तरफ से, और वो पिछले 26 दफ़े आ चुका है अब तक। सिर्फ दिक्कत ये है टाइमिंग उसका गलत था कि सही था, कि जब वो आ रहे हैं तभी ये इंसिडेंट होना वो गलत था, पर इंसिडेंट ये पहले नहीं हो रहे ये गलत है। वो आप उसे कोइंसिडेंट मान रहे हो जी? आप कोइंसिडेंट मान रहे हो कि हो गया, या आप इसको मान रहे हो डेलिब्रेटली किया गया? इट वाज द टाइमिंग वाज डेलिब्रेट। मुझे क्या लग रहा है, देखिए चीन की नीयत ठीक नहीं है। भारत का जो इमरजेंस है और खासकर नरेंद्र मोदी के आने के बाद उसको पाकिस्तान और चीन दोनों ही सहजता से नहीं ले रहा है। और जो नरेंद्र मोदी की आप आत्मविश्वास की बात करते हैं कि और प्रधानमंत्री से अंतर, एक एहसास नाम की एक चीज़ होती है, एक वस्तु होती है। जब व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं इस देश का प्रतिनिधि हूँ, मैं 125 करोड़ जनता को लेकर जा रहा हूँ, और वो एहसास यह है कि भारत सिर्फ एक भारत के रूप में नहीं, हमें एक सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने अपने आप को रखना है। नरेंद्र मोदी ज़मीनी हकीकत, जो देश की अभी आर्थिक हालत है, उस ज़मीनी हकीकत को महत्व दे रहे हैं। इसलिए राकेश जी एक बात बताइए, कोई बैगेज उनके साथ है नहीं, जो कांग्रेस के साथ था इससे पहले या भी सरकारों के साथ था, ये फ्री है। लेकिन एक शब्द आप बार बार बोल रहे हो, इस शब्द का जिक्र बार बार बीजेपी के भीतर से भी हो रहा है, सुपर पावर वाला हिस्सा, क्या इसका बैगेज है? देखिए ये बैगेज, ये दिखलाना है, ये बैगेज उनका नहीं है, ये बैगेज देश का है। इस देश के कॉन्सेंस में और उपचेतना में यह बात है कि हम उस स्थिति पर जा सकते हैं, उसमें जो व्यवधान क्या है, हमारी आर्थिक विकास की गति वह नहीं है जो होनी चाहिए। इसलिए नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता विदेश नीति के क्षेत्र में है अपनी आर्थिक विकास के लिए जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स को लाना, दुनिया से संबंध जोड़ना। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रगति क्या हुई है विदेश नीति में कि इंडिया और बुद्धिस्ट कॉरिडोर जो विश्व में तैयार हो रहा है, जिसको अमेरिका भी भांप रहा है, कि बुद्धिस्ट कंट्री से जिस तरह से सांस्कृतिक रूप से भारत संबंध जोड़ रहा है, यह अमेरिका को एहसास हो रहा है कि भारत एक दूसरे रूप में विदेश नीति को ले जा रहा है। चीन के साथ संबंध जोड़ना, तो आप 3 महीने में परिणाम तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो भारत को जिस रूप में लोग ले रहे हैं, नहीं ये आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जी। ये सुपर पावर की बात कहाँ से आती भाई साहब? ये एहसास लिए हैं अपनी आर्थिक हालत को सुधार करने की बहुत जरूरत नहीं, ये एहसास अगर हमारे किसकी एहसास है, सबका एहसास होना चाहिए, लेकिन कि भारत में जो गरीबी है, नहीं यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी हाँ, तो फिर सुपर पावर क्या हो गया? और क्या हमारे क्षेत्र में हमारी आज़ादी के लिए पहुंच जो हमारी है वो सुपर पावर कह के बनी? वो तो पहले बनी हुई है। तो जो सही नहीं है
वो लफ्ज हम कह देंगे तो कोई नवाज शरीफ जैसे कोई और जिस नहीं भारत को देखिए, मैं तो ये तो वो मजाक उठाएंगे सुपर पावर। देखिए नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी जो आरंभ में इंटरव्यू में प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि मुझे वीसा मिला नहीं मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक जिक्र कर दें कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नजर आ रहे हैं एक साथ, बाय की मून, और ये वो तस्वीरें हैं संयुक्त राष्ट्र के भीतर की तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ को अब चंद मिनटों में उनका भाषण होगा जिसका इंतजार हर कोई कम से कम कर रहा है, चाहे हम जिक्र करें या ना करें और ये सोचें कि वो कुछ भी जिक्र करें, जवाब दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन कई मायनों में ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि माना अभी तक यही हमेशा जाता रहा है कि भारत की समूची फॉरेन पॉलिसी के केंद्र में पाकिस्तान हमेशा से रहा है और इसका जिक्र आज से नहीं, आज़ादी के बाद से लगातार होते रहा है। और चाहे वो एज ए डिफेंस एनालिस्ट हो, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हो, इस बात को लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं। मुज़ी साहब, हम जरा इसी चीज़ पर आ रहे थे क्योंकि अब चंद मिनटों में वो बोलने वाले हैं। ये जो सुपर पावर का एक जिक्र आ गया, जो सिचुएशन है भारत की सही मायने में, हम एक नई चीज़ देख रहे हैं। भारत पहली बार एक सुपर मार्केट के तौर पर दुनिया को नजर आ रहा है, दिखाया जा रहा है। ये सिचुएशन कैसी? देखिए, सुपर मार्केट के लिए अमेरिका ने 86 में उनके कॉमर्स डिपार्टमेंट में एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें 10 कंट्रीज़ का नाम लिखा था BEG, बिग एमर्जिंग मार्केट्स, BEM। वो आज की बात नहीं है, 86 की बात बता रहा हूँ। तब से लोगों ने ये कहा है और आज चीन भी इसका लोहा लेता है कि 1.2 बिलियन पॉपुलेशन 10 साल के बाद चीन 2030 तक चीन की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी। 5% की रेट से भी बढ़ेगा तो बहुत बड़ा मार्केट, उसकी नेग्लेक्ट चीन भी नहीं कर सकता, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता जो विकास करना चाहता है। लेकिन सुपर पावर की बात मैं दूसरी बताता हूँ। देखिए, ये पार्टी का है, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो सुपर पावर कहते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भारत की अभी विश्व व्यवस्था के लिए जिद्दोजहद ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, सुपर पावर का कॉन्सेप्ट खत्म हो। आप सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं, चीन एशिया का सुपर पावर बनने की बात कर रहा है। क्या हम इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं? अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं तो हम वो मुकुट क्यों पहनना चाहते हैं? इसलिए हमको मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करनी चाहिए जिसमें अलग अलग तरह के देश, अलग अलग शक्ति के देश आपस में मिलजुल कर कंसेंसुअल इंटरनेशनल ऑर्डर को चलाने की कोशिश करते हैं। मुनीष साहब, आप वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, सुपर पावर लव, ये सुपर पावर लव से मेरी बहुत मुखालिफ। यदि हम सुपर पावर होते हैं, हम ब्रिक्स में नहीं जाते, इब्सा में नहीं जाते, हम मल्टीपोलैरिटी के हमने मंच खोल दिया है। जब सुपर पावर की बात होती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि भारत दूसरे देशों को सप्रेस करे। देखिए, माफ कीजिए, अंग्रेजी का जो लफ्ज सुपर पावर है उसका माने सबसे बड़ी पावर। हमें सुधांशु त्रिवेदी जी, आप भी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, जरा वो भी कह दीजिए। और ये सुपर पावर वाला एस्पेक्ट अचानक हावी हुआ है। जी सुधांशु जी। देखिए, जो सुपर पावर वाला संदर्भ है तो भारत के संदर्भ में इस पावर का कॉन्टेक्स्ट कुछ डिफरेंट है। जिस तरफ राकेश सिन्हा जी ने इशारा किया, नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री, क्यों नहीं इससे पहले किसी प्रधानमंत्री के मन में ये बात आई कि नेपाल चले जाएं और पशुपतिनाथ में पूजा कर लें? क्यों नहीं आप में जाकर किसी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की? ये जो एक सांस्कृतिक संबंध है भारत का, तो बिजनेस के साथ साथ मैं कहता हूं दुनिया के किसी दूसरे देश के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव अन्य तमाम अन्य नहीं होता है। अब आज ही आप देख लीजिए, ऐसी तमाम संस्थाएं हैं, मैं कोई उससे जोड़ नहीं रहा हूं। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी, दूर दूर तक संबंध नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, दो चीजें होती हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का किसी मंदिर में प्रोजेक्ट करना और एक प्राइम मिनिस्टर का मंदिर में जाना और नहीं बताना। जरूरत क्या है इस देश की? जी बताता हूं। ऐसा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बड़े फेमस प्रोफेसर हुए जोसेफ नाई, जिन्होंने सॉफ्ट पावर, उनका कहना है कि भाई इंटेलेक्चुअल पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, ये तो हार्ड पावर है जिसके द्वारा आप किसी देश को कंट्रोल कर सकते हैं, दबा सकते हैं, पर उसके दिल में सम्मान और श्रद्धा नहीं पैदा कर सकते। उसके लिए एक सॉफ्ट पावर चाहिए। जैसे मैं एक बात एग्जांपल देता हूं, इस्कॉन का मूवमेंट चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसका भारत सरकार से तो कोई संबंध नहीं, मगर यह भारत के प्रति एक आकर्षण पैदा करता है। तो जो भारत की सुपर पावर बनने की कैपेसिटी है वो बाई पुल है, नॉट बाई पुश, बाई अट्रैक्शन है, नॉट बाई सप्रेशन।
तो ये एक मूलभूत अंतर है। यदि हम भारत के सांस्कृतिक स्वरूप को साथ में लेके चलते हैं, योगा मेडिटेशन से लेके आयुर्वेदा और उन सारी चीजों तक, वो एक अलग प्रकार का वातावरण बनता है। इसलिए मैं मानता हूं कि राजनीतिक नेतृत्व को भी उसको उचित रूप में इन चीजों को भी भारत की पहचान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना चाहिए। ये एक बड़ा चेंज है। क्या भीम अफजल साहब सहमति है? कांग्रेस किस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं समझता हूं कि बहस जो है वो जिस दिशा में चली गई शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि हमारे कुमार साहब ने और सुधांशु भाई ने भी ये जिक्र किया, तो मेरा ये मानना है कि मैं वही बात कहूँगा कि मोदी जी जो भी काम करते हैं, आवाज आ रही है, उसको प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रोजेक्ट करते हैं। मैं कई प्रधानमंत्रियों के साथ यूनाइटेड नेशंस भी गया हूं और गैर मुल्की दौरों पर भी गया हूं। एक छोटी सी टीम मीडिया के साथ जाती थी। ये पहला मौका है जब हमारे प्रधानमंत्री ने जो प्राइवेट मीडिया है उसको अपने जहाज से बाहर कर दिया। लेकिन अमेरिका में आज जितना बड़ा जमावड़ा इंडियन प्रेस का है, मेरे ख्याल में आज से पहले कभी ऐसा जमावड़ा, कई रिपोर्टर, कई एडिटर्स वहां मौजूद हैं। हम तुरंत लौट रहे हैं भीम अफजल साहब, क्योंकि जानकारी आ रही है कि चंद मिनटों में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान के वो बोलने वाले हैं।